नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और अपने 5वीं यूनिट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कृष्णिका विकिरण। लास्ट क्लास में अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था विकिरण दाब। तो अपना जो टॉपिक था वो क्या था? विकिरण दाब था। विकिरण दाब का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अपने उसमें विकिरण होती है ये किसकी तरह होती है? ये अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह ही व्यवहार करती है। जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें गति करती है, यानी जब अपने उसमें विकिरण जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती है। और आप सभी जानते हो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब गति करती है तो अपने साथ साथ क्या करती है? संवेग और ऊर्जा को भी साथ लेकर के चलती है। जब वो किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो संवेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इस संवेग में परिवर्तन के कारण पृष्ठ पर क्या लगता है? दाब लगता है। और इस दाब को नाम दिया जाता है विकिरण दाब। इसके अंदर अपने 3 प्रकार के दाब जो वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं जब अपने पास में विकिरण जो है वो लंबवत आपतित हो। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट दाब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अभिलंबवत आपतित विकिरण के बारे में। अभिलंबवत आपतित विकिरण। जो अपने अभिलंबवत विकिरण होती है वो किस प्रकार से दाब आरोपित करती है, अपने इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने क्या कर लेते हैं? एक पृष्ठ मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं, जैसे अपने पृष्ठ मान लेते हैं ए बी। ये ए और ये बी है और इस पर विकिरण जो है वो किस प्रकार से आपतित हो रही है? अभिलंबवत आपतित हो रही है। ठीक है, यहाँ जो विकिरण है वो किस प्रकार से आपतित हो रही है? अभिलंबवत आपतित हो रही है। और इसके अंदर अपने जो इसका ऊर्जा है उस ऊर्जा का जो मान है, ऊर्जा घनत्व का मान है वो मान लेते हैं कितना है? ऊर्जा घनत्व जो है उसका मान लेते हैं कितना है? U है। और ये क्या कर रही है? ये c वेग से गति कर रही है। तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा का जो मान होगा वो कितना होगा? प्रति सेकंड जो एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा गिरती है उस ऊर्जा का मान होगा UC। कितना होगा? UC होगा। प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं और एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो ऊर्जा आएगी उसका मान किसके बराबर होगा? CU के बराबर होगा। ठीक है, और अपने ये भी मान करके चल रहे हैं कि ऊर्जा घनत्व जो है वो कितना है? स्मॉल u है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u है। इसका मतलब ये हो गया कि एकांक आयतन के अंदर जो ऊर्जा है वो कितनी है? स्मॉल u है। तो अपने इसका आयतन फिलहाल कितना बन जाता है? c बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल की अपने बात कर रहे हैं और प्रति सेकंड की अपने बात कर रहे हैं। तो जो वेग होगा वो लंबाई के बराबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने एकांक सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रति सेकंड जो अपने ले रहे हैं वो एकांक सेकंड ले रहे हैं और एकांक क्षेत्रफल ले रहे हैं, जिससे अपने पास में जो ऊर्जा आएगी उस ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा? UC के बराबर आ जाएगा। और यही किसके बराबर आएगा? ऊर्जा फ्लक्स के बराबर आएगा। अब देखिए अपने जो क्वांटम सिद्धांत है वो अपने को बोलता है कि फोटोन जो होता है जिसका वेग c होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन जिसका वेग कितना हो, एक फोटोन जिसका वेग कितना हो? c हो, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? उस फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर। ठीक है, और जो अपने अपेक्षिता का सिद्धांत है वो अपने को क्या बोलता है? वो अपने को बोलता है द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है वो अपने अपेक्षिता सिद्धांत होता है। वो अपने को क्या बोलता है? वो कहता है कि ये जो h न्यू है ये किसके बराबर होता है? mc² के बराबर होता है। यानी mc² किसके बराबर होता है? h न्यू के बराबर होता है। और यहाँ से अगर m का मान ज्ञात किया जाए तो वो आता है h न्यू/c²। कितना आता है? m = h न्यू/c²। और अब अपने क्या कर लेते हैं? यहाँ पर संवेग जो है उस संवेग का मान ज्ञात कर लेते हैं। अपना फोटोन जो है उस फोटोन का संवेग अगर अपने देखें तो अपने लिख देंगे फोटोन का संवेग। अतः फोटोन का संवेग किसके बराबर आएगा? द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर आएगा। और यहाँ द्रव्यमान आप लोग देख सकते हो कितना है? h न्यू/c² है और गुणा कितना है?
सी है। तो ये आ जाता है h/c। ये किसका मान है? ये हमारे पास में फोटोन के संवेग का मान है। अपने आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये जो अपना h है ये किसके बराबर है? w के बराबर है। h जो है वो अपने मान लेते हैं किसके बराबर है? w के बराबर है। तो इसी फॉर्मूले को जो फोटोन का संवेग अपने लिख रहे हैं, फोटोन का संवेग लिख रहे हैं, ये किसके बराबर मान लिया अपने? w के बराबर मान लिया। तो ये संवेग कितना आ जाता है? w/c आ जाता है। ये किसके लिए लिखा है अपने? एक फोटोन की ऊर्जा का मान लिखा है। यानी w जो है वो क्या है? w एक फोटोन की ऊर्जा है, एक फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है। और सभी फोटोन की ऊर्जा के लिए यानी अपने कुल संवेग जो है वो कुल संवेग ज्ञात करने के लिए अपने लिखेंगे कि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित संवेग का मान। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित संवेग का मान। देखिए ये कितना आएगा? ये आएगा समीशन w/c। समीशन w/c, c तो प्रकाश का वेग है तो समीशन लगेगा सिर्फ w के, समीशन w/c, और ये किसके बराबर आ जाएगा? e के बराबर आ जाएगा। यानी फोटोन जो है उस फोटोन का संवेग स्मॉल p से अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा? e/c के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये समीशन w है, ये अपने पास में क्या है? समीशन w है। समीशन w का मतलब है कि जो अपने कुल ऊर्जा ले रहे हैं फोटोन की उसका मान है। ये देखिए यहाँ आपने जो w लिखा है, h को w लिखा है और ये माना है कि w क्या है? एक फोटोन की ऊर्जा है। अपने समीशन कर दिया, इसका मतलब अपने क्या कर रहे हैं? सभी फोटोनों की ऊर्जा ले रहे हैं। सभी फोटोनों की जब ऊर्जा ली जा रही है तो इसका मतलब सभी फोटोनों की ऊर्जा का मतलब हो गया कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा किसके बराबर है? कुल ऊर्जा जो है वो E के बराबर होता है। ये E आपको पता है CU के क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि अपने यहाँ से जानते हैं कि E किसके बराबर होता है? CU के बराबर होता है। चूँकि E = CU या UC जो भी लिखो तो P किसके बराबर आ जाएगा? UC/c, और ये कट करके क्या आ जाएगा? स्मॉल p आ जाएगा। तो स्मॉल p किसके बराबर है? स्मॉल u के बराबर है। यानी अपने जो संवेग आ रहा है, आपतित संवेग आ रहा है, उस संवेग का मान किसके बराबर आ रहा है? ऊर्जा घनत्व के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आगे अपने इसके अंदर देखते हैं कि पृष्ठ अगर क्या करता है? इसे पूर्ण रूप से अवशोषित करता है। विकिरण जो है इसे क्या करता है? पूर्ण रूप से अवशोषित करता है। तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होती है? दाब कहलाती है, ठीक है। अगर यह पूर्ण रूप से क्या कर लेता है? इसे अवशोषित कर लेता है तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल जो है उस पर संवेग के परिवर्तन की दर को ये प्रदर्शित करेगा, और ये दर जो है वो किसके बराबर आ जाती है? दाब के बराबर आ जाती है। यानी अपना ये मान किसके बराबर आ जाएगा? दाब के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो अपने दाब है, विकिरण दाब है, वो किसके बराबर आ रहा है? ऊर्जा घनत्व के बराबर आ रहा है। यानी पृष्ठ पर लंबवत आपतित विकिरण के लिए विकिरण दाब जो है वो किसके बराबर आता है? वो ऊर्जा घनत्व के बराबर आता है। यहाँ P जो है, P को अपने क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं, और U अपने पास में क्या है? ऊर्जा घनत्व है। तो इस जगह से अपने क्या लिख सकते हैं? इस जगह से अपने लिख सकते हैं कि जो विकिरण दाब है, जो विकिरण दाब है वो किसके बराबर आ रहा है? वो ऊर्जा घनत्व के बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी अपना विकिरण दाब जो है वो किसके बराबर आ जाता है? ऊर्जा घनत्व के बराबर आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृष्ठ पर विकिरण जो है अभिलंबवत आपतित हो रही हो तो उस समय विकिरण दाब का मान कितना आता है, तो आपको बता देना है कि उस समय विकिरण दाब जो है वो किसके बराबर आता है? ऊर्जा घनत्व के बराबर आता है। सेकंड केस अपने इसमें पढ़ते हैं, जब तिर्यक आपतित विकिरण हो तो उसमें अपना विकिरण दाब जो है वो किसके बराबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी है तिर्यक आपतित विकिरण। सेकंड टॉपिक है अपना इसमें तिर्यक आपतित विकिरण के लिए, सेकंड है ये तिर्यक आपतित विकिरण, तिर्यक आपतित विकिरण, ठीक है। अब अपने क्या कर लेते हैं? अब अपने इसके अंदर मान लेते हैं कि जो पृष्ठ पर विकिरण आपतित हो रही थी, जैसे ये अपना पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जो विकिरण आपतित हो रही है
जैसे इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, विकिरण आपतित हो रही है इस तरीके से। तो अब ये विकिरण जो है वो लंबवत आपतित नहीं हो रही है, ठीक है। अब जो विकिरण है वो लंबवत आपतित ना होकर के क्या कर रही है, ये जो इसका अभिलंब है इसके साथ में थीटा कोण बनाते हुए क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। यानी अब की बार विकिरण जो है वो लंबवत आपतित ना होकर के क्या कर रही है, थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। कितना कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, ये थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, जिससे अपने ऊर्जा घनत्व जो लिखेंगे उसका मान देखिए कितना आ जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व तो अपना स्मॉल u आएगा, और अपने बात करेंगे कि पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर, ऊर्जा घनत्व तो u है अपना, परंतु पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली विकिरण जो आएगी उसका मान कितना आएगा, वो आएगा u c कोस थीटा, ठीक है। अपने क्या कर रहे हैं, ऊर्जा घनत्व जो है, ऊर्जा घनत्व तो अपने स्मॉल u ही लेकर के चल रहे हैं, परंतु अब अपने क्या करते हैं, अब अपने बात करते हैं कि पृष्ठ जो है इसके एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड अभिलंबवत कितनी विकिरण आपतित हो रही है, तो उसका जब अपने मान ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा u c कोस थीटा। क्योंकि अब अपने अभिलंबवत की बात कर रहे हैं तो ये u है अपना, और अभिलंबवत की बात करेंगे तो ये अपने कोस थीटा के साथ में आता है। तो अब अपने इसे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे इसे u c कोस थीटा। तो ये क्या बनेगा अपना, u c कोस थीटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे अपने इसमें आगे अपने बात करते हैं विकिरणों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग का मान। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग, प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग जो है वो अपना आ जाएगा स्मॉल p इक्वल ई डैश अपॉन सी, स्मॉल p इक्वल ई डैश अपॉन सी लिख देंगे अपने इसे, क्या लिख देंगे, p इक्वल ई डैश अपॉन सी, और ये बराबर आ जाएगा सी यू कोस थीटा अपॉन सी के, जिससे c से c क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और ये बन जाएगा c कोस थीटा। तो स्मॉल p जो है, स्मॉल p का मान आएगा u कोस थीटा, ठीक है। तो अपने इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो संवेग अपने पीछे जो टॉपिक किया था उसके अंदर अपने लिखा था स्मॉल p इक्वल ई अपॉन सी लिखा था, और ई का मान हमारे पास में था यू सी, ई का मान कितना था, यू सी था, और यू सी मान रखने के बाद में अपने पास में आ रहा था यू सी अपॉन सी, सी से कैंसिल होकर के सिर्फ सी आ रहा था। पर अब यहाँ अपने पास में ई डैश जो है, इस ई डैश का मान कितना है, ये है यू सी कोस थीटा। तो अपने यहाँ लिख दिया यू सी कोस थीटा, सी से सी निरस्त हो जाएगा, और ये हमारे पास में बनेगा यू कोस थीटा, जिससे स्मॉल p का मान बन जाएगा u कोस थीटा। ये हमारे पास में प्रति एकांक क्षेत्र, ये अपने एकांक क्षेत्रफल के लिए प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग का मान है, ठीक है। स्मॉल p इक्वल u कोस थीटा। अब अपने क्या करेंगे, इसका लंबवत जो घटक है उसका मान ज्ञात करेंगे, और इसका लंबवत घटक जो है वो अपने को दाब प्रदान करेगा। तो अब अपने लिख देंगे पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग का मान जो है वो किसके बराबर आएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड जो अपने संवेग आएगा उसका मान ज्ञात करना है, परंतु कौन से संवेग का मान ज्ञात करना है अपने को, लंबवत संवेग जो आएगा उसका मान ज्ञात करना है, इसका लंबवत घटक ज्ञात करना है। तो लंबवत घटक ज्ञात करेंगे तो उसे अपने p डैश से लिख देंगे, और वो क्या बनेगा, p कोस थीटा बनेगा, ठीक है। इसका लंबवत जो घटक आएगा वो क्या बनेगा, p कोस थीटा बनेगा। और स्मॉल p का अगर अपने इसमें मान रख दें तो ये बनता है p डैश इक्वल, एक तो कोस थीटा पहले से ही है और एक यू कोस थीटा और आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, कोस थीटा। तो पी डैश अपना बनता है यू कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका मान है, ये हमारे पास में प्रति सेकंड प्रदत्त संवेग का मान है। अब अपने आगे देखते हैं कि अगर इस संवेग को पृष्ठ के द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो संवेग है ये किसके बराबर आ जाएगा, दाब के बराबर आ जाएगा, यदि इस संवेग को क्या कर लिया जाता है, पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है। अगर इसे पूर्णतः अवशोषित कर लेता है तो ये जो संवेग है किसके बराबर आ जाएगा, दाब के बराबर आ जाएगा। अपना P जो है, कैपिटल P जो है वो स्मॉल p डैश के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो P को अपने लिख देंगे P इक्वल यू कोस स्क्वायर थीटा, P इक्वल यू कोस स्क्वायर थीटा। ये जब अपने विकिरण तिर्यक आपतित हो रही है उस समय विकिरण दाब का मान होता है P इक्वल यू कोस स्क्वायर
थीटा। और अब देखिए, अगर पृष्ठ पूर्णतः अवशोषक ना हो, कुछ अंश क्या हो रहा हो, अवशोषित हो रहा हो, और कुछ अंश जो है वो परावर्तित हो रहा हो, और कुछ अंश जो है वो पारगमित हो रहा हो, तो उसमें जो अपने संवेग का मान आता है वो अपने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये ना लिख करके अपने क्या लिख देते हैं, अपने लिख देते हैं P इक्वल U A प्लस 2R कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने क्या लिख देते हैं, विकीर्ण दाब का मान लिख देते हैं A प्लस 2R कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, इसके U आ जाएगा। ये अपनी कौन सी कंडीशन है, ये अपनी वो कंडीशन है। देखो यहाँ तो अपने ये मान रहे हैं कि पृष्ठ जो है वो क्या कर लेता है, विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अगर विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेगा तो ये संवेग में परिवर्तन जो है वो किसके बराबर आएगा, दाब के बराबर आएगा। परंतु अगर पृष्ठ जो है वो पूर्णतः अवशोषित नहीं करता है, यानी जैसे अपने पीछे पढ़ा था, एक पढ़ा था स्मॉल r, एक पढ़ा था स्मॉल a और एक पढ़ा था स्मॉल t। ये अपने तब था जब विकिरण जो है उसका कुछ भाग क्या हो रहा था, परावर्तित हो रहा था। ये a तब था जब इसका कुछ भाग अवशोषित हो रहा था, और ये तब था जब इसका कुछ भाग क्या हो रहा था, पारगमित हो रहा था। अगर ये कंडीशन यहाँ पर बनती है तो P इक्वल आता है U A प्लस 2R कोस स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न करते समय अपने ये माना गया है कि जो पारगमित विकिरण है उसकी वजह से संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो परावर्तित विकिरण है वो पृष्ठ को क्या करती है, दोगुना संवेग जो है वो प्रदान करती है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, फॉर्मूले के अंदर अपने लिखा है P इक्वल U और A प्लस 2R कोस स्क्वायर थीटा। ये जो 2R लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि अपने ये मान रहे हैं कि जो अपने पास में परावर्तित किरणें हैं वो क्या कर रही है, दुगना संवेग जो है वो परिवर्तित कर रही है, संवेग जो है वो दुगना लगा रही है, या आप दाब बोल सकते हो, दाब जो उसमें दुगना मान जो है वो परिवर्तित करती है। और अपने ये जो है पारगमित विकिरणें, इसकी वजह से दाब में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कैपिटल P का मान आता है। तीसरा केस अपने इसके अंदर पढ़ते हैं विसरित आपतन, यानी विकिरण जो है वो क्या हो रही हो, विसरित रूप से पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो उसमें देखिए क्या होगा अपने पास में, तो इसमें तीसरा केस अपना बनता है विसरित विकिरण। विसरित विकिरण, सबसे पहले विसरित विकिरण जो है इसका क्या मतलब है, विसरित विकिरण का मतलब है कि जो अपने विकिरणें आपतित हो रही है, जैसे अपने बिल्कुल शुरुआत का चित्र बनाया था तो उसमें तो विकिरण सिर्फ क्या हो रही थी, अभिलंबवत आपतित हो रही थी। उसके बाद में अपने जो दूसरा डायग्राम बनाया था उसमें विकिरण जो है वो किस प्रकार से आपतित हो रही है, तिर्यक रूप से आपतित हो रही है। परंतु जो विसरित विकिरणें होती है उसका मतलब होता है कि विकिरणों के आपतन की प्रायिकता जो है वो सभी दिशाओं से क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, इसकी प्रायिकता जो है वो सभी संभव दिशाओं से इस पर आपतन होने की संभावना होती है। इस प्रकार का जो आपतन होता है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, विसरित आपतन के नाम से जानते हैं। और अपने जो फॉर्मूला लिखा है P इक्वल U कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने लिख देते हैं समीशन के साथ में, क्योंकि ये तिर्यक आपतन के जैसा ही होगा, बस इसकी संभावना जो है वो सभी दिशाओं में बढ़ जाएगी, इसलिए अपने क्या कर देते हैं, इसे P इक्वल समीशन U कोस स्क्वायर थीटा से लिख देते हैं। और अब अपने इसी का क्या करना है, यहाँ पर मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अपने क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एक पृष्ठ मान लेते हैं A B, और उस पर अपने अर्धवर्ताकार क्या कर देते हैं, एक गोला खींच देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पृष्ठ लेते हैं A B, यहाँ मान लिया एक पृष्ठ है A और B, ठीक है, और ये इसका क्या है, केंद्र O है। इस पृष्ठ के ऊपर अपने कल्पना कर लेते हैं एक अर्धगोलीय पृष्ठ की, और इसकी त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r है। स्मॉल r त्रिज्या के एक अर्धगोलीय पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं। और ये जो पृष्ठ है इसके ऊपर अपने क्या कर लेते हैं, रिंग का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके की एक रिंग बना लेते हैं। ये दूरियां भी स्मॉल r ही होगी क्योंकि त्रिज्या है इसकी। और ये कोण मान लेते हैं कितना है, d थीटा है, और ये कोण मान लेते हैं कितना है, थीटा है। और ये जो अपने रिंग ले रहे हैं इसकी त्रिज्या, इस रिंग की त्रिज्या भी अपने देख सकते हैं। इस रिंग की त्रिज्या कितनी आएगी, इस रिंग की त्रिज्या यहाँ से बनती है r साइन थीटा। ये 90 डिग्री का बनेगा तो ये बनेगा r साइन थीटा। ये जो अपने रिंग बना रखी है इस रिंग की त्रिज्या कितनी है, r साइन
थीटा है। और अपने इसकी मोटाई की अगर बात करें तो ये इसका चाप बन जाता है जो किसके बराबर आएगा, आर डी थीटा के बराबर आएगा। तो अपने आर साइन थीटा त्रिज्या और आर डी थीटा मोटाई की एक रिंग की क्या करते हैं यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिंग का सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो अपना रिंग है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसका क्षेत्रफल आएगा, रिंग का क्षेत्रफल सबसे पहले अपने लिखते हैं रिंग या वलय का क्षेत्रफल। इसका जब अपने क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एक तो अपने इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे, 2πr जो फॉर्मूला है उससे परिधि ज्ञात कर लेंगे और ये जो मोटाई है उससे क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने लिखेंगे 2πr, पर r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या है r साइन थीटा। तो ये आएगा 2πr साइन थीटा इसकी परिधि के बराबर, और मोटाई है इसकी r साइन, ये r d थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास में 2πr² साइन थीटा और d थीटा। ये क्या आ गया, ये इस रिंग का क्षेत्रफल आ गया। रिंग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2πr² साइन थीटा और d थीटा। अब अपने ये मान लेते हैं कि जो ये अर्धगोलीय पृष्ठ है ये क्या कर रहा है, n विकिरण पुंज है इस पर एक समान रूप से वितरित हो रही है। तो रिंग के क्षेत्रफल से गुजरने वाले विकिरण पुंजों की संख्या देखेंगे कितनी आएगी। देखिए सबसे पहले अपने ये मान करके चले कि जब इसका क्षेत्रफल कितना था, 2πr² था। जब इसका क्षेत्रफल कितना था, 2πr² था। अपने पास में गोला है, गोले का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr² होता है। और जब अपने अर्धगोलीय पृष्ठ ले रहे हैं, जब ये अर्धगोलीय पृष्ठ लेंगे तो इसको आधा करने के बाद में ये बचेगा हमारे पास में 2πr²। जब इसका क्षेत्रफल कितना था, 2πr² था, तो इस पर आपतित विकिरणों की मात्रा कितनी थी, कैपिटल N थी। ठीक है, अपने ये मान रहे हैं कि जितनी विकिरण आ रही है उन सभी की संख्या कितनी है, कैपिटल N। जब इसका क्षेत्रफल था 2πr² तो उस समय संख्या कितनी थी, कैपिटल N थी। जब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एकांक होगा, तो एकांक क्षेत्रफल के समय ये जो विकिरण है इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, n/2πr आ जाएगी। और जब इसका क्षेत्रफल 2πr² साइन थीटा और d थीटा होगा, उसमें जो हमारे पास में विकिरणों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी n/2πr² और गुणा 2πr² साइन थीटा और d थीटा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निरस्त, और अपने पास में संख्या बचेगी n साइन थीटा और d थीटा। और ये जो संख्या है इसे मान लेते हैं किससे लिखा गया है, dn से लिखा गया है। तो जो संख्या हमारे पास में आ रही है वो कितनी आ रही है, dn = n साइन थीटा और d थीटा। ये क्या है, ये इस रिंग पर आने वाले विकिरण पुंजों की संख्या है। ठीक है, इसका मान आ जाता है n साइन थीटा और d थीटा। अब अपने जो विकिरण दाब है उसका मान फिर से लिखते हैं। विकिरण दाब का मान, विकिरण दाब का मान, विकिरण दाब कैपिटल P, विकिरण दाब कैपिटल P किसके बराबर आएगा, ये आएगा समीशन, एक तो ये dn आएगा साथ में और कितना आएगा, u cos² थीटा आएगा। ठीक है, अपने तिर्यक जो आपतन था उसके लिए लिखा था u cos² थीटा, और विकिरण जो है उनके पुंजों की संख्या आप कितनी मान रहे हैं, dn मान रहे हैं, जो इस रिंग पर आ रही है, तो अपने लिख दिया dn और u cos² थीटा। तो P = इस dn का अगर अपने मान रखें तो ये आता है n साइन थीटा और d थीटा और साथ में u cos² थीटा, और इसे लिख सकते हैं P = समीशन n u साइन थीटा cos² थीटा और d थीटा। ठीक है, ये किसका मान है, कैपिटल P का मान है। और इसके अंदर अपने n u जो है इसे कैपिटल U से लिख सकते हैं। जो n u है इसे अपने किससे लिख देते हैं, कैपिटल U से लिख देते हैं जब अपने इसका समाकलन करेंगे तब। और अब अपने मान लेते हैं कि अर्धगोले, जो अपने अर्धगोला बना रखा है इसके अंदर जो ये जो हम लोगों ने अर्धगोला बना रखा है, ये जो अर्धगोला है इसके अंदर जो सभी आपतित विकिरण पुंज है उनके लिए कुल दाब का अगर अपने मान ज्ञात करेंगे तो ये जो समीकरण लिखे इसके समीकरण को अपने समाकलन के अंदर चेंज कर देंगे, और समाकलन में चेंज करते समय अपने क्या करेंगे, जो लिमिट लगाएंगे वो 0 से लेकर के π/2 लगा देंगे। ठीक है, 0 से π/2 के लिए अपने क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो देखिए अपने इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P = 0 से π/2 nu साइन थीटा cos² थीटा और d थीटा।
तो P इक्वल एन यू को अपने कैपिटल U से लिख देंगे और 0 से π/2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये P का मान बन जाएगा। अपनी प्रतिस्थापन विधि को काम में लेकर के इस समाकलन को सोल्व करेंगे और प्रतिस्थापन विधि के लिए अपने मान लेंगे कि जो कोस थीटा है, इस कोस थीटा का मान जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। कोस थीटा को किसके बराबर लेते हैं, x के बराबर लेते हैं। अगर कोस थीटा को x के बराबर लिया जाए, कोस थीटा को x के बराबर लें तो यहाँ से इसका अवकलन करें, ये बनेगा साइन थीटा डी थीटा और क्या बनेगा, dx बनेगा। कोस थीटा x और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा डी थीटा और dx। और ये अपनी लिमिट भी बदल जाएगी। जब अपने 0 रखते हैं कोस के अंदर तो 1 आएगा, जब π/2 रखते हैं तब कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो अपना समाकलन है ये बदल जाएगा। P इक्वल U, लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी। 0 से π/2 की जगह क्या बन जाएगा, 1 से 0 बन जाएगा। और जो कोस थीटा स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। और जो हम लोगों ने साइन थीटा और डी थीटा लिख रखा है इसकी जगह आ जाएगा माइनस का dx। ठीक है, और इसे लिख देंगे P इक्वल U 1 से 0 x स्क्वायर dx और साथ में क्या है इसके माइनस है, तो माइनस का U 1 से 0 x स्क्वायर और dx। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लिमिट जो है समाकलन की वो क्या हो जाएगी, यहाँ से चेंज हो जाएगी। P इक्वल बनेगा U 0 से 1 और ये मान बनता है x स्क्वायर और dx। जब अपने इसका समाकलन कर देते हैं तो ये बनता है U, x का समाकलन किया जाए x की पावर 3 स्क्वायर का, ये बनता है x की पावर 3/3 0 से 1। अपने समाकलन की लिमिट रख दें इसमें तो ये बनेगा u और यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो 1/3 माइनस का 0। तो P जो है विकिरण दाब जो है, इस विकिरण दाब का मान आ जाता है P इक्वल U/3। P इक्वल कितना बनता है, U/3 बनता है। और U जो है वो हमारे पास में क्या है, कुल ऊर्जा घनत्व है। ये जो NU लिखा हुआ है समीशन के साथ में, इसे अपने क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है कैपिटल U। N पुंजों की संख्या है और U क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व है। एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व को जब कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया जाता है वो किसके बराबर आता है, कैपिटल U के बराबर आता है। तो अपना विकिरण दाब जो है वो विसरित आपतन के लिए किसके बराबर आ गया, P इक्वल U/3। इसे अपने लिख सकते हैं P इक्वल 1/3 गुणा ऊर्जा घनत्व। जो विकिरण दाब P है इसे अपने लिख सकते हैं P इक्वल विसरित विकिरण दाब बराबर P विसरित विकिरण दाब P बराबर ये बनेगा 1/3 गुणा कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व जो किसके बराबर है, कैपिटल U के बराबर है। तो ये अपना बन जाता है विसरित विकिरण दाब P इक्वल 1/3 गुणा कुल ऊर्जा घनत्व U। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपने लिख रखा है इस फॉर्मूले का मान आ जाता है P इक्वल U/3 के बराबर। आगे देखिए अपने इसमें आगे अपने जो समीशन कोस स्क्वायर थीटा इसकी गणना की थी उसमें ये माना गया था कि जो पृष्ठ है इसका अवशोषण गुणांक जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अपनी गणना करते समय क्या माना है कि जो अवशोषण गुणांक है पृष्ठ का अवशोषण गुणांक जो है वो कितना मान करके सोल्व किया है, 1 मान करके सोल्व किया। अवशोषण गुणांक 1 मानने का मतलब है कि पृष्ठ पर जितनी विकिरणें आपतित हो रही है उन सभी का पृष्ठ के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। यानी जो अपने पास में पारगमित और परावर्तित विकिरण गुणांक बचे उनका मान अपने क्या लिया गया, नगण्य लिया गया, 0 लिया गया। तो अवशोषण गुणांक का मान कितना मान करके सोल्व किया अपने, इसे स्मॉल a इक्वल 1 मान करके सोल्व किया है। अगर अपने आगे देखें तो परावर्तन गुणांक, अपवर्तन गुणांक उन सभी का मान अपने कितना लिया है, 0 लिया है। अगर अपना पृष्ठ जो है वो किस प्रकार का हो, पूर्णतः परावर्तक हो। अगर पृष्ठ क्या हो, यदि पृष्ठ पूर्ण परावर्तक हो, पृष्ठ पूर्ण परावर्तक होने का मतलब हो गया स्मॉल r इक्वल कितना हो, 1 हो। ठीक है, स्मॉल r इक्वल कितना होगा, 1 होगा। और जो a है और t है इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो पृष्ठ के पूर्ण परावर्तक होने का मतलब हो गया स्मॉल r इक्वल 1 और a और t इन दोनों का मान कितना, 0। तो उसमें जो विसरित विकिरण दाब होता है उसका मान कितना लिखेंगे, इसमें विसरित विकिरण जो आएगा P उसका मान लिखा जाएगा 2/3 U, 2/3 U।
ठीक है। इसमें जो विसरित विकीर्ण दाब होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा P = 2/3 U आएगा। ठीक है, तो ये अपने क्या किया है, विसरित विकीर्ण दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया है। तो 3 तरीके के दाब अपने पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा था अपने अभिलंबवत आपतन के लिए। अभिलंबवत आपतन के लिए जो विकीर्ण दाब पढ़ा था वो स्मॉल u के बराबर आया था। कैपिटल P किसके बराबर आया था, स्मॉल u के बराबर आया था। ये अपना फर्स्ट केस था। सेकंड केस जब अपने पढ़ा था, इसके अंदर अपने पढ़ा था तिर्यक आपतन और